हेलो चैंपियन, कैसे आप सब। जैसे कि अपने सब जो है पिछले सेशन में देखे थे एस्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और उन एस्पर्मेटोजेनेसिस में अपने सब देखे थे कि एस्पर्म का निर्माण हो गया था, एस्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो गया था। और आज के अपने सब इस नए सेशन में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्म। क्या देखने वाले अपने सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्म देखने वाले हैं। और देखेंगे जो है एस्पर्म के डायग्राम से अपने सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपने सब जो है एस्पर्म का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे अच्छा सा। तो एस्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए या डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले अपने सबको एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लेना, कुछ इस तरीके से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लेना है। इसके बीच में जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो साथ ही साथ हम इसका जो है नेमिंग भी करते चलेंगे। ये इसका हो गया न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के ऊपर या इन सभी भाग की बात करेंगे तो इन सभी भाग को हम कहते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और इस हेड के ऊपर जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसके अंदर एस्पर्म लाइसिन एंजाइम या कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होता है। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि यह एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडी का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का बना होता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि इन एक्रोसोम में जो एस्पर्म लाइसिन एंजाइम जो मौजूद होता है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो मौजूद होता है, वो फर्टिलाइजेशन के समय ओवा के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में यानी गलाने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर जो है दो प्रकार के सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। इन एक्रोसोम इन हेड की बात करेंगे तो हेड में एक आगे की ओर सेंट्रियोल होता है और एक पीछे की ओर सेंट्रियोल होता है। ये आगे की ओर जो सेंट्रियोल जो है, इन सेंट्रियोल को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे। और पीछे की ओर जो सेंट्रियोल है उसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। वैसे आगे अपने सब जो है थ्योरी में जानेंगे ही। यह जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है या कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल डिवीजन जो होता है, वो इन्हीं जो है सेंट्रियोल के वजह से यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के वजह से होता है। और यह जो पीछे की ओर जो हमें सेंट्रियोल जो दिख रहा है, यह सेंट्रियोल, इन सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। और यह फिलामेंट जो है, यह फिलामेंट जो है, इस फिलामेंट के चारों बगल याद रखना, इस फिलामेंट के चारों बगल से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लेयर का निर्माण करते हैं कुछ इस तरीके से। तो याद रखना है अपने सबको, क्या याद रखना है कि यह इन डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बना और इससे पीछे का ये जो भाग जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया इस एक्सियल फिलामेंट के चारों बगल कवर करता है, ठीक है। और यह मिडिल पीस बना देता है। यहां से लेकर के यहां तक के भाग को हम बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद अगर हम बढ़े आगे तो याद रखना है, क्या याद रखना है? तो ये हेड और मिडिल पीस के बीच का जो भाग जो होता है उसे हम नेक कहते हैं। और याद रखना कि नेक में दो सेंट्रियोल मौजूद होता है। आगे की ओर जो होता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे, पीछे की ओर जो होता है जिससे एक्सियल फिलामेंट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। अब इसे पीछे का जो भाग जो हो गया इसे हम क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना है मिडिल पीस के बीच में जो
यहां पर जो स्पाइरली अरेंज संरचना जो है इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला बात, एक एस्पर्म जो होता है, एक एस्पर्म जो होता है 4 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला नंबर पर हेड है, दूसरा नंबर पर नेक है, तीसरा नंबर पर मिडिल पीस है, और चौथा नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, तो टेल हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गया। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि हेड वाले भाग के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो है एक्रोसोम मौजूद होता है, और यह एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। ठीक है, जब इतना बातें आप समझ लिए तो अब इससे संबंधित जो थ्योरी देखेंगे वो आसानी से अपने सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्म की। तो देखिए क्या लिखा, द एस्पर्मेटोजोन हैज अ हेड। इसके पास क्या होता है, हेड होता है, और मिडिल पीस, एक मिडिल पीस होता है, एंड अ टेल, एक पूंछ होता है। द हेड इज कवर्ड बाय अ कैप। हम हेड जो होता है, ये चारों बगल हेड जो होता है, हेड जो कुछ इस तरीके से देखे हैं, ये कवर होता है एक कैप के द्वारा, और उस कैप को हम एक्रोसोमिक कैप कहते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है हम इसे क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, जो है एक्रोसोम बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। जब आप इन बातों को समझ जाते हैं तो इससे आगे का जो पॉइंट अपने सब समझेंगे वो कुछ इस प्रकार से है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ एस्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे आप गोल्जी अपैरेटस कहिए, गोल्जी बॉडी कहिए, लिखा गिव राइज टू एक्रोसोम। यह एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम फॉर्म कैप इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक्रोसोम जो होता है यह एक कैप के आकार का संरचना होता है जो न्यूक्लियस के सामने की ओर होता है। कंटेन लाइटिक एजेंट, जो कि लाइटिक एजेंट से मिलकर के बना होता है, व्हिच डिसॉल्व, जिसका काम है डिसॉल्व करना, यानी गलाना, घुलाना, किसको, तो एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय एग के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में यह क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जब आप इन बातों को समझ जाते हैं तो एक्रोसोम के ऊपर ही कुछ बातें और समझना है। लिखा एक्रोसोम ऑफ मेमेलियन एस्पर्म। जो मेमेलियन एस्पर्म, मैमल्स जो स्तनपायी जीव जो होता है उसके एस्पर्म में जो एक्रोसोम जो होता है, लिखा प्रोड्यूस एज एस्पर्मलाइसिन। ये एस्पर्मलाइसिन एंजाइम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। द टू सेंट्रियोल ऑफ द एस्पर्मेटिड में जो 2 सेंट्रियोल जो रहता है, बिकम अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर बिहाइंड, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। द एंटेरियर वन इज, इसमें आगे की ओर जो होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, आगे की ओर जो सेंट्रियोल जो होगा, न्यूक्लियस के सामने की ओर जो सेंट्रियोल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर लिखा है, जो कि हम पीछे भी बता चुके हैं। इस तरीके से जो हेड जो था, और इस हेड में यहां पर न्यूक्लियस था, और यहां पर हम रेड कलर से आपको हम पीछे डायग्राम बताए हैं कि एक सेंट्रियोल यहां रहता है, एक सेंट्रियोल यहां। तो ये जो आगे की ओर जो सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। लिखा इज यूजुअली लोकेटेड ऑन नेक ऑफ एस्पर्मेटोजोआ। एस्पर्मेटोजोआ के नेक पर क्या होता है, मौजूद होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय यह जो सेंट्रियोल जो है, लिखा है इट इज introduced into the egg and is required for first cleavage, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग में या फर्टिलाइज्ड एग में यानी जायगोट में जो पहला क्लीवेज जो होता है, उस क्लीवेज में ये क्या करता है, मदद करता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए आगे अपने सब बढ़ते हैं। तो आगे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अपने सब, जो है आगे का जो पॉइंट है, लिखा है द पोस्टेरियर सेंट्रियोल is known as the distal centriole।
है कि नहीं। जो पोस्टेरियर सेंट्रियोल जो होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। एंड गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट, जो कि एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है स्पर्म का। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड, माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म के अलग अलग हिस्से में जो मौजूद जो होता है, लिखा टू गेट अरेंज्ड इन द मिडिल पीस, वो मिडिल पीस में अरेंज हो जाता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट के चारों बगल। ठीक है, इस तरीके से अपने सब आगे का कुछ पॉइंट इसमें और देखने वाले हैं। वो क्या है, तो लिखा माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस। याद ही रखिएगा हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म के मिडिल पीस वाले रीजन में मौजूद होता है और इसका काम है एनर्जी को प्रोवाइड कराना टू द स्पर्म फॉर लोकोमोशन। स्पर्म जो है लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव कर सकता है, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, इसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आगे है कि टिपिकल मेमेलियन स्पर्म, एक टिपिकल मेमेलियन स्पर्म की बात करेंगे तो इज फ्लैजिलेटेड, इसमें क्या मौजूद होता है, फ्लैजिला। स्पर्म जो अपने सब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, अब पीछे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो पूंछ के जैसा जो हमें दिखाई जो दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट, जो कि 4 भागों से मिलकर के बना रहता है, जो कि एक हेड हो जाता है, बता चुके हैं। दूसरा नंबर पर नेक हो जाता है, तीसरा नंबर पर मिडिल पीस हो जाता है और चौथा नंबर पर टेल हो जाता है, जो कि अपने सब डायग्राम के थ्रू देखे हैं। आगे लिखा था ह्यूमन स्पर्म वाज फर्स्ट सीन बाय हैम एंड ल्यूवेनहॉक, हैम और ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा जो है सबसे पहले जो है इन स्पर्म क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजुआ या फिर कहिए स्पर्म को देखा गया था। तो जब कभी भी जो है स्पर्म के बारे में पूछेगा तो इससे ज्यादा अपने सबको नहीं लिखना है। अब इन्हीं के साथ जो है एक टॉपिक और शुरू हो जाता है, उस टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उस टॉपिक का क्या नाम है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आखिर इसमें स्पर्म का जो निर्माण जो होता है, तो आखिर इसमें कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं और वो कैसे कैसे काम करता है, तो याद रखना है इसमें जो सबसे पहले जो ग्लैंड भाग लेता है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। कौन भाग लेता है, हाइपोथैलेमस। इन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है GnRH। क्या नाम है, GnRH। इसका फुल फॉर्म हो जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही हाइपोथैलेमस से यह GnRH हार्मोन रिलीज होता है, तो यह एक्टिव कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट, एक्टिव कर देता है, जिसके कारण जो है इससे 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होता है। कितने प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें एक को कहते हैं LH या फिर इसी को कहते हैं ICSH। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसी को हम कहते हैं ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है उसे हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब यह LH हार्मोन जो है, सॉरी यह LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, यह जाकर के काम करता है लैडिग सेल पर, लैडिग सेल्स पर काम करता है, लैडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पर काम करता है, जिससे मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। यानी जब यह लैडिग सेल पर काम करेगा तो इन लैडिग सेल से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा उसके बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है।
ठीक है। और यह टेस्टोस्टेरोन का लेवल कहां बढ़ेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है। और जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो इससे जो है नेगेटिव फीडबैक पड़ता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और वो एलएच और आईसीएच को बनाना क्या करता है, बंद करता है। और ये अगेन जो है फीडबैक डालता है किस पर, हाइपोथैलेमस पर, जिससे जीएनआरएच का बनना बंद हो जाता है। फिर इधर फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह काम करता है सर्टोली सेल पर। किस पर विद्यार्थी, सर्टोली सेल्स पर काम करता है, जिससे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण होता है, साथ ही साथ इनहिबिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है, जिसके कारण निगेटिव फीडबैक पड़ता है जो है किस पर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिससे क्या होता है, एफएसएच को बनाना बंद करता है और फिर वो निगेटिव फीडबैक डालता है किस पर, हाइपोथैलेमस पर, जिससे जो है जीएनआरएच का निर्माण बंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हार्मोन जो है एस्पर्म के निर्माण में भाग लेता है। अब इन्हीं चीजों को, जो बातें हम अभी आपको बोर्ड पर बताए हैं, उन्हीं बातों को अपने सब थ्योरी के जरिए समझेंगे टू द पॉइंट। ठीक है, क्लियर लिखा है, एस्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलने वाले जो हार्मोन है, उस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, तो एस्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो लिखा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि अभी जस्ट देखे हैं। हाइपोथैलेमस जो है इससे जीएनआरएच हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जीएनआरएच। याद ही रख लीजिए, हो सकता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताइए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एस्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, तो याद रखना है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखा है इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिन आईसीएसएच एंड एफएसएच। जैसे ही कहने का मतलब जो है यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, तो इससे कहता है गोनेडोट्रोपिन आईसीएसएच, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। इंटरस्टिशियल सेल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एंड एफएसएच फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। इसी आईसीएसएच को हम एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। आगे भी लिखा है आईसीएसएच यानी इंटरस्टिशियल सेल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल और लैडिक सेल्स, या इंटरस्टिशियल याद कीजिए जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर मौजूद होता है। इस तरीके से जो डायग्राम बनाए थे हम जो है, तो इसके बाहर कुछ खास प्रकार के सेल का ग्रुप हम बता दिए थे। इसी को हम क्या बोले थे, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर हम इसी को क्या बोले थे, लैडिक सेल बोले थे, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर देखा, व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ठीक है, जब आप ये बातें पढ़ लिए तो अब अपने सब देखेंगे कि लिखा टेस्टोस्टेरोन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म। याद रखिएगा, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इनिशियल होता है, जरूरी होता है। एटलीस्ट एस्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट बाय सर्टोली सेल, यह जो है सर्टोली सेल भी इसमें क्या करता है, मदद करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, कहता है एफएसएच हार्मोन के प्रभाव के कारण सर्टोली सेल डेवलप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सर्टोली एफएसएच जो है फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण यह सर्टोली सेल से एएसपी का निर्माण होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ही यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है, देखिए क्या लिखा है कि द लेटर हेल्प इन कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कहता बाद में जो है इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का मात्रा जब बढ़ता है तो एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट्स एलएच ऑब्लिक एफएसएच। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बढ़ेगा तो यह एलएच और आईसीएसएच हार्मोन को क्या करता है, जो है इनहिबिट करता है, किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और जीएनआरएच हार्मोन को भी इनहिबिट करता है, जीएनआरएच प्रोडक्शन बाय हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच
हार्मोन बनता है इसको भी इनहिबिट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ICSH बनता है इसको भी इनहिबिट करता है। ये रोकने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जब आप ये बातें समझ जाती हैं तो कुछ बातें अपने सबको और जानना है इस टॉपिक में। लिखा सर्टोली सेल आल्सो प्रोड्यूस अ ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, सर्टोली सेल जो है ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करता है, जिसे इनहिबिन कहा जाता है। कहता है इनहिबिन सप्रेसेज एफएसएच सिंथेसिस। जैसे ही इनहिबिन बना तो ये क्या करता है, एफएसएच हार्मोन बनने की प्रक्रिया को सप्रेस करता है, ये दबाता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड जीएनआरएच सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस। यानी कि एफएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से बनता है, उसको सप्रेस करने का काम करता है कौन, इनहिबिन। लिखा 10 नॉर्मल रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज अंडर नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। और इस तरीके से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है इन हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म टॉपिक को अच्छे से देखिए जो है, साथ ही साथ अपने सब ये भी समझे कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है आखिर कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने सबको हर टॉपिक को डिटेल से डेप्थ में देखते हुए चलना है। अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई परेशानी होता है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होता है तो बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो से जो है इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए जो है, ठीक है, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।